हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और जुलाई वाले एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए इसमें 121 नंबर से क्वेश्चन से लेकर के 150 नंबर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए देखिएगा, इसमें 121 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लेग क्या है। तो देखिए, प्लेग जो है तो प्लेग एक बीमारी है। अब इसमें पूछा गया है प्लेग कैसी बीमारी है। तो देखिए, विषाणु जनित बीमारी है प्लेग, या कवक जनित बीमारी है, या जीवाणु जनित बीमारी है, या खनिज जनित बीमारी है। तो देखिए, प्लेग जो है ये एक जीवाणु जनित बीमारी है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा कि प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है और यह एक संक्रमण रोग है जो पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है और इसमें मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। प्लेग रोग का वाहक कौन होता है? तो चूहा होता है। और इसका अन्य नाम यानी प्लेग का अन्य नाम देखिए कौन कौन से हैं। तो प्लेग के अन्य नाम हैं ब्लैक डेथ और टाउन पेस्ट भी हैं। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष ससंग्र अथवा पिस्सू दंश से लगता है और यह तीव्र गति से बढ़ता है और यह कभी कभी न्यूमोनिया का रूप भी धारण कर लेता है। यानी प्लेग रोग जो है तो ये कभी कभी न्यूमोनिया रोग का भी रूप धारण कर लेता है। और प्लेग का वाहक क्या है? तो प्लेग का वाहक है चूहा। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें मुख्य रूप से फेफड़ा प्रभावित होता है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि प्लेग जो है तो ये एक जीवाणु जनित बीमारी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, गैसीय अपशिष्ट हैं। तो गैसीय अपशिष्ट जो है कौन है? सब्जी वाले एवं फलों के छिलके हैं, या घरों की नालियों का गंदा पानी है, या खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा है, या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं है। तो देखिए, गैसीय अपशिष्ट आपसे पूछा जा रहा है तो गैसीय अपशिष्ट जो है ये लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं तथा इससे पर्यावरण में प्रदूषण भी होता है और जो मुख्य वायु प्रदूषण का कारण बनता है। तो मुख्य रूप से वायु प्रदूषण का कारण क्या बनेगा? धुआं। देखिएगा कि गैसीय अपशिष्ट निम्न है: लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, और जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट के मुख्य उदाहरण कौन है? लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? दूर दूर जो है कौन से पौधे लगाए जाएंगे? तो बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या कायिक जनन द्वारा प्रकीर्णित पौधे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे जो होते हैं तो ये थोड़ा आकार लेते हैं यानी दूर तक फैले होते हैं, तो इसीलिए ये पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 124 नंबर क्वेश्चन, कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो इसे हम क्या कहते हैं? यानी बगैर किसी सहवासी जीव को प्रभावित किए जब एक जीव लाभ लेता है तो उसे हम क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे, सहभोजी कहेंगे, या मृतोपजीवी, या सहजीवी। तो देखिए, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो ये क्रिया कहलाती है सहभोजी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतरक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि भी नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, जैसे गैस्ट्रोपोड कवच में फेफड़ा रहता है और कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। इसी प्रकार सार्क से पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है और व्हेलों से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि दूसरे जीव को कोई नुकसान नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहभोजी कहलाता है। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, 125 नंबर क्वेश्चन करिएगा कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल कहाँ पे होगा? यानी मोर जो है तो किस स्थान पर होगा पिरामिड में? तो देखिए, पहला वाला ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक उपभोक्ता में होगा, अंतिम अपघटक में, या प्राथमिक अपघटक में, या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। तो देखिएगा कि जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाते हैं और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो देखिए यहाँ पर हरे पौधे क्या हो गए? ये उत्पादक हो गए, उत्पादक हो गए। अब
कीड़ा क्या है, तो कीड़ा जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। सांप क्या है, तो सांप जो है द्वितीय उपभोक्ता है। और मोर जो है तो ये तृतीय उपभोक्ता है। तो देखिए यहाँ पर उत्पादक यहाँ पे हो गया हरा पौधा, प्राथमिक उपभोक्ता कीड़ा, द्वितीय उपभोक्ता सांप और तृतीय उपभोक्ता मोर। तो मोर कहाँ पे होगा, तो मोर जो है शीर्ष पे होगा। तो देखिए मोर खाद्य श्रृंखला पिरामिड में शीर्ष स्थान पर रहेगा। सो करेक्ट आंसर देखिए इसमें जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अब देखिए 126 नंबर क्वेश्चन करिएगा कि निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो कायांतरित शैल का उदाहरण पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगमरमर। संगमरमर जो है तो ये कायांतरित शैल का उदाहरण है। देखिए जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं और इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर अवसादी तलछटी परतदार चट्टानों का उदाहरण है और संगमरमर जिसका रूपांतरित रूप है। तो कायांतरित शैल का उदाहरण क्या होगा, संगमरमर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो महासागरों में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। देखिएगा महासागरों में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl लवण साल्ट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जल H2O में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर पानी में तो नमक की मात्रा कितनी पाई जाती है, 35 ग्राम होती है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जो कि 1:1 अनुपात में सोडियम और क्लोराइड आयन को दर्शाता है। तो महासागरों में कौन सी लवणता सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो सोडियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है प्रधानमंत्री, डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता पूछा जा रहा है कौन करता है। तो चलिए देखिए कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं में अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए कि राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है जिसमें 250 सदस्य होते हैं और जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं तथा अन्य 238 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो देखिए इसमें कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसे करते हैं उपराष्ट्रपति। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन 129 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है कि जिसका विस्तार भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर है। तो काली मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है या लाल मिट्टी है या बलुई मिट्टी। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। देखिए भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है और भारत के भूभाग के लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है और इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, अम्ल, चूना, कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है और यह मिट्टी कृषि एग्रीकल्चर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए 130 नंबर क्वेश्चन, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो देखिए उन्हें हम कहते हैं प्रथम चरण का उपभोक्ता। यानी जो शाकाहारी जंतु पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्रथम चरण का उपभोक्ता। अब देखिए उत्पादक कौन हो गए, तो उत्पादक होते हैं स्वयं पेड़ पौधे। देखिएगा उत्पादक कौन है, तो उत्पादक स्वयं पेड़ पौधे होते हैं। शाकाहारी जंतु तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, मांसाहारी जंतु तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं सर्वाहारी जंतु। यानी जो वो जो पेड़ पौधे से उत्पन्न चीज़ें भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसमें कि खाद्य श्रृंखला में
जो सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करता है उसे हम उत्पादक कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे तथा जीव जंतु इन उत्पादकों में अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसे उसे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे गाय बैल बकरी आदि, क्योंकि गाय बैल बकरी जो आदि जो होते हैं तो ये हरे पेड़ पौधे आदि खाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि जो जीव इन प्रथम श्रेणी उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। जैसे सांप, शेर, मोर आदि। और मनुष्य प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 131 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का क्या गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि या सृजनात्मक विधि या चयनात्मक विधि या उपर्युक्त सभी। तो देखिए पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण जो है तो उपर्युक्त सभी होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि पर्यावरण शिक्षा यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन में समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंतर्गत खोजकर्ता में सृजनात्मकता, चयन करने की क्षमता तथा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। अतः पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के निम्न गुण होने चाहिए। पहला है लक्ष्य केंद्रित विधि, दूसरा है सृजनात्मक विधि और तीसरा है चयनात्मक विधि। अतः सभी विकल्प सही हैं। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं पूछा जा रहा है क्या है? तो यह विधि मितव्ययी नहीं है, या इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते, या इस विधि में व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो देखिए प्रेक्षण विधि की सीमाएं जो हैं, तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय या किसी स्थान का अजीवीय घटक या पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम आपसे पूछा जा रहा है, तो इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर, अणु, जीव शामिल हैं और जो अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एवं संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र अन्योन्याश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। पारितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के देखिए भीतर इन जीवों के अन्योन्याश्रय और ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं, जैसे तालाब, वन आदि। तो इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 135 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो बताइएगा कि मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ पूछा जा रहा है क्या है? तो शरीर को अच्छे प्रकार आधार देना, या फिर बी है कि शरीर का भार कम होना, या सी वाला ऑप्शन है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, या अधिक तेज चाल। तो बताइए कि मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ, तो सबसे बड़ा लाभ होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मानव विकास के क्रम में दो पैरों से चलने का मुख्य कारण यह होता है कि मानव के दो हाथ स्वतंत्र हो जाते हैं तथा मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र होते हैं। इसमें कार्य करने में कुशलता का विकास होता है तथा कार्य भी तेजी से पूरा होता है। सभी जंतुओं में मानव ही दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता है और जिसका लाभ है कि मनुष्य अधिक तेज चाल से चलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ जो होते हैं तो वो स्वतंत्र हो जाते हैं। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। तो देखिए भूकंप की तीव्रता मापी यंत्र को कहा जाता है सीस्मोग्राफ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा इसमें भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सीस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इस यंत्र में रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है जिसमें 0 से लेकर के 9 अंक तक चिन्हित होता है तथा प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को प्रदर्शित करता है तथा अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक भूकंप की तीव्रता बताता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सीस्मोग्राफ, यानी भूकंप तीव्रता मापी यंत्र को हम कहते हैं सीस्मोग्राफ।
अगला वाला क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन करिएगा कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। देखिए हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। अगला क्वेश्चन देखिए 137 नंबर, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो देखिए गिर, गा से गुजरात, गिर राष्ट्रीय पार्क तो ये गुजरात में है। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में है। इसकी स्थापना 1965 में किया गया और यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला वाला क्वेश्चन 138 नंबर करिए, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो देखिए निगेटिव आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर सी, कि यह एक बाल केंद्रित विधि है और जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में, प्रशासक आ गया, शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, तो यही विशेषता नहीं है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को या संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। तो देखिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी जिसे हम सीएनजी कहते हैं, जो कि वाहनों में प्रयुक्त होता है। तो देखिए वाहनीय ईंधनों में सबसे ज़्यादा पर्यावरण स्नेही माना जाता है सीएनजी, क्योंकि इससे बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैसों को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को ही सीएनजी कहते हैं। क्योंकि यह गैस प्राकृतिक गैस का ही संपीड़ित रूप है, इसलिए इसका रासायनिक संगठन बगैर दाब के बने गैसों के समान होता है और इसमें मुख्य रूप से मीथेन, ईथेन, प्रोपेन आदि होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी जिसको हम सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला वाला क्वेश्चन 140 नंबर करिए। देखिए इसमें कहा गया है किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा कि सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है और ये तत्व हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। और ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं तथा जीवमंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र या पोषण चक्र कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव भू रासायनिक चक्र। अगला वाला क्वेश्चन देखिए चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे और यह आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में वर्ष 1973 में वर्तमान राज्य उत्तराखंड से प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे और इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए कितना प्रेम था इन लोगों को पेड़ों से। अगला वाला क्वेश्चन देखिए इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। देखिए सैंगर एफ 1953 ने पहल गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाकर सिद्ध किया कि यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है और इसके लिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला। किसे मिला। तो एफ सैंगर को। इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल हुए और मानव इंसुलिन का सन 1965 में सान ने संश्लेषण किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 143 नंबर क्वेश्चन कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो किसके द्वारा होता है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन। मूल, शीर्ष में, परागकणों में, तने में या परागकोश में। तो देखिए पौधों में अर्धसूत्री विभाजन ये होता है परागकोश में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है जहाँ परागण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और वास्तव में अर्धसूत्रण एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकैरियोट प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती हैं और सभी जंतुओं तथा भूमि पर उगने वाले पौधों समेत अधिकांश जीवधारियों में युग्मकों को अंड कोशिका तथा शुक्राणु कोशिका कहते हैं। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा होता है। तो ये होता है पराग कोशों में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला वाला क्वेश्चन देखिए 144 नंबर क्वेश्चन, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है। तो ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली औषधि का नाम पूछा जा रहा है। तो ब्रूफेन है या बी कॉम्प्लेक्स है या पैरासीटामोल है या लिप 52 है। तो देखिए ज्वर यानी बुखार में जो है तो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है पैरासीटामोल। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता जो है शाकाहारी है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है। तो दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। देखिए दूध से दही निर्माण की क्रिया में सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। तो लैंड स्टीनर ने, जेनिंग्स ने या पैंटिन्यूमास्ट ने या कार्ल मार्क्स ने। तो मानव रुधिर वर्ग की खोज पूछा जा रहा है कि इसकी खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसे किया था लैंड स्टीनर ने। देखिएगा मानव रुधिर वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंड स्टीनर ने वर्ष 1901 में किया था और इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया, ए बी और ओ। ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों प्रतिजन पाया जाता है, परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है। और ओ वर्ग सर्वदाता कहलाता है और क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो सर्वग्राही कौन सा है, ए बी, और सर्वदाता ओ। और मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था। तो इसे किया था लैंड स्टीनर ने। कब किया था। तो 1901 में। अगला वाला क्वेश्चन, प्याज आलू अदरक। तो प्याज आलू अदरक कैसे पौधे हैं, जड़ वाले हैं, तना वाले हैं या अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्क पात्र हैं। तो देखिए ये सीटेट एग्जाम में भी पूछा जाता है ईवीएस में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन है। प्याज आलू और अदरक, तने वाले पौधे, जड़ वाले पौधे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा प्याज आलू और अदरक, तो प्याज आलू और अदरक ये उदाहरण है तने के। देखिए तना, प्रकंद हल्दी अदरक, और कंद में जो होते हैं तो आलू, और सल्क कंद में प्याज लहसुन तथा घन कंद में अरवी। तो प्याज आलू और अदरक ये कैसे उदाहरण है, तना वाले। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 149 नंबर क्वेश्चन, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है, स्पाइरोगैरा है, विषाणु है, पैरामीशियम है या हाइड्रा है। तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव पैरामीशियम है। देखिए पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं और एक कोशिकीय वह जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 150 नंबर क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है ईवीएस का। तो चलिए देखिएगा इसमें, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। तो बताइएगा कि ऐसा कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या उपरोक्त सभी। तो देखिए कि रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है, और रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।